हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। तो अभी मैं मैथ्स का फाउंडेशन बैच चला रहा हूँ। मैंने कल स्टार्ट किया था मैथ्स का फाउंडेशन बैच 01। ठीक, इसमें मैंने जो सबसे पहला चैप्टर उठाया था वो है परसेंटेज। और परसेंटेज की कल मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, आज ये सेकंड क्लास है। ठीक, तो कल मैंने 51 क्वेश्चन तक करा दिए थे। ठीक, तो आज मैं उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। और टाइप की बात करूं तो टाइप 9 तक मैंने कवर कर लिया था। ठीक, टाइप 9 तक कवर कर लिया था। तो आज मैं टाइप 10 से स्टार्ट करूंगा, 10 से स्टार्ट करूंगा। ठीक, और वीडियो जो मैंने यूट्यूब में डाली, तो आप लोग ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मतलब अच्छा देखा, लेकिन किसी बंदे ने अभी तक कमेंट नहीं किया। कमेंट ना करने के साथ दो कारण हो सकते हैं, शायद वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो भी आप बता सकते हैं कि सर बहुत बढ़िया वीडियो है, मतलब हमें मोटिवेट कर सकते हैं। यदि आप मोटिवेट ही नहीं करेंगे तो इससे हम लोग उतनी दुगनी स्पीड से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहला ये काम बनता है कि आप वीडियो को क्या करिए, लाइक, अच्छी लगे तो लाइक करिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कमेंट जरूर करिए। कमेंट में आप ये लिख सकते हैं कि वीडियो कैसी थी, इसके बारे में आप बता सकते हैं, कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, तो कमेंट जरूर करिए। ठीक, तो ये था इसका सेकंड पार्ट, ये इसमें मतलब सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करूँ और आज मैं ही कंप्लीट परसेंटेज ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करूँ तो 121 क्वेश्चन है। ठीक, 121 क्वेश्चन है, जिसमें 51 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। तो 70 के आसपास क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको आज मैं कवर कर दूंगा। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पेन कॉपी लेकर देखिएगा और नोट्स भी बनाते जाइएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से एलिब्रेट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ कि यहाँ से टाइप स्टार्ट हो रहा है, तो आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 स्टार्ट होता है। कर दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति शुरू में 60 किलो दाल खरीदता है, तो उसी राशि में अब वो कितने किलो दाल खरीदेगा? तो भाई देखो, खर्चा यहाँ पे देखो कहीं दिया तो नहीं है, खर्चे के बारे कहीं दिया तो नहीं है। तो खर्चे के बारे में नहीं दिया, इसका मतलब है खर्चा जो है ना, खर्चा मतलब अमाउंट, अमाउंट इसमें सेम है। जेबी वाला कंसेप्ट बन रहा है जिसमें खर्चा सेम। तो बस देख लेते हैं। तो मैं बताता हूँ कि अमाउंट जो होता है, मतलब खर्चा जो होता है या अमाउंट मान लो, वो होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। प्राइस इंटू कंजप्शन मैंने खपत। ऐसे ही कीमत, ऐसे अमाउंट जो होता है, पैसा जो होता है ना, पैसा, अमाउंट, कीमत, तो मतलब अमाउंट मान सकते हैं। अमाउंट जो होता है, पैसा जो होता है, वो दो चीज़ पे निर्भर करता है कि आप किस रेट पे खरीद रहे हैं। कीमत मतलब किस रेट पे खरीद रहे हैं, और कितना खरीद रहे हैं, क्वांटिटी, कितना खरीद रहे हैं। समझ में? तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने यहाँ पे दो चीज़ बताई है, जो कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो अमाउंट जो होता है ना, पैसा, आपका पैसा जो होता है वो दो चीज़ पे निर्भर करता है कि आपने किस प्राइस पे कोई चीज़ खरीदी है और कितनी खरीदी है। जैसे आपने चावल खरीदा है, मान लो क्या खरीदा, चावल। तो चावल आपने 2 रुपये किलो खरीदा है, 2 रुपये किलो खरीदा है मान लो, और 10 किलो खरीदा है, तो कितना हो गया, 2 इंटू 10, 20, 20 रुपये आपके चलेगा। तो ये आपका अमाउंट है, खर्चा। तो यही बात है कि इसमें कह रहा है कि दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है और एक व्यक्ति शुरू में 60 किलो दाल खरीदता है उसी राशि में। उसी राशि का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो कि अमाउंट क्या है, सेम। अमाउंट आपको उतना ही मिलेगा। ठीक, तो जब भी यहाँ पे आ जाए कि अमाउंट सेम हो, क्या हो जाए, अमाउंट सेम हो, अमाउंट सेम हो, तो प्राइस का जो उल्टा होता है वो क्वांटिटी हो जाती है। प्राइस का उल्टा क्वांटिटी हो जाती है, समझ में? जब अमाउंट सेम होता है तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, क्वांटिटी हो जाती है। अब देखो,
आप सवाल करते हैं, कह रहा है दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है, क्योंकि सवाल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 20% की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, और बढ़ जाती है मतलब प्लस। मतलब प्राइस जो था ना वो पहले 5 था, फिर 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6। अब आपको देखो अमाउंट उतना ही मिला है, अमाउंट सेम है। तो अमाउंट सेम है तो मैंने बताया था प्राइस का उल्टा क्या होता है, क्वांटिटी, मतलब कितने किलो खरीदा, तो क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाएगा, तो 6 से 5 हो जाएगा। तो क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो पहले 6 खरीदा था, 5 खरीद रहा है, तो कितना कम खरीद रहा है, 1। समझ में आया? अब देखो सवाल में क्या दिया है, हम लोग हिसाब से सवाल में दिया है कि पहले हम लोग ने क्या निकाला है कि पहले वो 6 खरीदा था, लेकिन दिया है सवाल में कितना, शुरू में वो 60 किलो खरीदा। तो 6 की वैल्यू 60 है, या इसको 6 को बनाना है 60, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, 10 से। 10 से यहाँ पे करना है, 10 से यहाँ पे। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अब वो कितने किलो दाल खरीदेगा। भाई पहले 60 खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 50 किलो। 50 किलो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहा है एक श्रमिक 60 घंटे काम करता है, प्रति सप्ताह वह 2400 रुपये वेतन के रुपए कमाता है। यदि इसकी प्रति घंटे की मजदूरी 60% बढ़ जाती है और सप्ताह के दिनों की संख्या 16 से 2/3% कम हो जाती है, तो कह रहा है आय में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगा। देखो भाई ये सवाल जो है ना, आय 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 की मैं बात करूँ, आय जो होता है ना, आय वेतन, वो किस पे निर्भर करता है कि आपकी मजदूरी कितनी है और आपने कितने दिनों तक काम किया। ये दो चीज़ पे निर्भर करता है आय। इनकम जो होती है मजदूरों की, वो दो चीज़ पे निर्भर करती है, आपकी मजदूरी कितनी है और आपने कितने दिन तक काम किया। मान लो मजदूरी एक दिन में आपको 50 रुपये मिलता है और आपने 10 दिन तक काम किया, तो कितना हो गया, 500 रुपये। तो इनकम आपकी क्या होगी, 500 रुपये। समझ में आया? तो यही है, तो आय जो होती है वो किस पे निर्भर करती है, मजदूरी इंटू दिन। ठीक, तो यही वाला कंसेप्ट है। कह रहा है प्रति सप्ताह वह 2400 रुपये कमाता है, 2400 रुपये कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 60%, 40% बढ़ा दी जाती है और सप्ताह के दिनों की संख्या इतनी परसेंट कम हो जाती है, तो कह रहा है आय में परिवर्तन, प्रति परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन का पता लगा। तो यहाँ पे ये देखो, ध्यान देना, यहाँ पे ये नहीं बोला कि आय उसकी सेम है, ये नहीं बोल रहा। ठीक, तो इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान देना। पहले मैं बात करता हूँ मजदूरी की, किसकी बात करता हूँ, मजदूरी। देखो भाई मजदूरी कितनी परसेंट बढ़ गई, 40%। तो भैया देखो 40% की वैल्यू क्या होती है, 40% की वैल्यू होती है 2/5। बढ़ गई मतलब प्लस, मतलब पहले उसकी मजदूरी 5 थी, फिर 2 बढ़ गई, कितनी हो गई, 7। और दिनों की संख्या, दिनों की संख्या देखो, दिनों की संख्या क्या हो गया, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% कमी हो गई। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। मतलब उस पहले 6 दिन काम करता था, फिर एक कम कर रहा है, 5 दिन कम कर रहा है। तो उसकी यहाँ से क्या निकल जाएगी, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या निकल आएगा, आय, इनकम निकल आएगी। तो आय देखो पहले उसकी 30 थी, अब कितनी हो गई, 35। तो कितनी, देखो कितनी पर बढ़ गई, 5 बढ़ गई, किस पे बढ़ गई, 30 पे, इंटू। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/6, 1/6 आप जानते हो कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। समझ में आया? तो ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल आपको नहीं मिलेगा। अभी टाइप 10 चल रहा है, ठीक है, याद रखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसको देखते हैं। सारा व्यंजक एक्स वाई में दोनों चरों एक्स और वाई के मान में 20% की कमी होती है, तो कह रहे इसके व्यंजक एक्स वाई के मान में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सेम सवाल है। व्यंजक जो है ना, व्यंजक, देखो ध्यान देना, ये बिल्कुल सेम सवाल है। व्यंजक जो है, व्यंजक मतलब, व्यंजक का मतलब होता है कोई एक्सप्रेशन जो है वो इस रूप में, एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई, ये इसी फॉर्मेट में है कि नहीं। और कह रहा है एक्स में भी 20% की कमी होती है, वाई में भी 20% की कमी होती है, तो कह रहा है व्यंजक में क्या परिवर्तन आएगा। तो भैया यहाँ लिख लो एक्स, यहाँ लिख लो वाई। 20% का मतलब आप जानते हो क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। और कमी हो रही मतलब माइनस। मतलब पहला व्यंजक जो था एक्स था, वो पहले 5 था, फिर एक कम हो गया, 4 हो गया। और वाई भी पहले 5 था, फिर एक कम हो गया, क्या हो गया, 4। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई व्यंजक मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 25 से 16। कितना कम हो, कितना बढ़ गया, कितना कम हुआ मतलब 9 कम हुआ, किस पे, 25 पे इंटू 100। इसको काटोगे 4 बार और 9 चौके 36, तो 36% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा चावल की कीमत 3 रुपये प्रति किलो से 4 रुपये प्रति किलो बढ़ जाती है, लेकिन वह मतलब खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो कह रहा खपत का प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चावल की खपत पर प्रभाव का पता लगाइए। देखो भैया यहाँ पे खर्चा पे कोई परिवर्तन नहीं है, खर्चा मतलब क्या है, खर्चा पे कोई परिवर्तन नहीं मतलब खर्चा क्या है, सेम है। ये वाला कंसेप्ट बन रहा है, खर्चा जब सेम होता है। देखो भैया, तो प्राइस जो था, प्राइस 3 से 4 हो गया, प्राइस 3 से 4 हो गया, तो खपत क्वांटिटी, खपत मतलब क्वांटिटी या कंजप्शन मान लो, कंजप्शन क्या हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। ठीक, तो कंजप्शन देखो 4 से 3 हो गया, कितना कम हुआ, एक, इस पे 4 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 25% की कमी हो जाएगी, 25% की कमी हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर, समझ में आया। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा है गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि और व्यय में 50% की वृद्धि हुई, कह रहा है कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा, ये भी सवाल करा चुके हैं। ठीक है, आप जानते हो कि जो प्राइस होता है, प्राइस में यदि मैं कंजप्शन का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, होता है कि नहीं। तो कह रहा है देखो खपत में 20% की वृद्धि हो गई, 20%, 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, और वृद्धि हो गई मतलब प्लस, मतलब पहले उसका प्राइस क्या था, 5 था, फिर एक बढ़ गया, कितना हो गया, और खपत, यहाँ खपत की बात हो रही, किसकी बात हो रही, खपत। ठीक है, तो सवाल ध्यान रखना नहीं तो गलत हो जाएगा, खपत की बात हो रही है तो खपत पे ध्यान रखो। देखो कह रहा है गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि हो गई, 20% वृद्धि हुई खपत में, मतलब पहले उसकी कंजप्शन 5 था, फिर एक बढ़ गया, कितना हो गया, 6 हो गया। और कह रहा वह मतलब खर्चा, खर्चा 50% बढ़ गया, 50% का मतलब होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब उसका कंजप्शन पहले एक्सपेंडिचर, खर्चा, खर्चा मतलब होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पहले 2 था फिर 3 हो गया। आपको क्या निकालना है, प्राइस, तो प्राइस निकालना है तो इसको कर लो एक्स से वाई, अब मैंने बताया था इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे और ये लिख दोगे, तो 5x/6y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, तो 3 से यहाँ काट दोगे क्या आ जाएगा, 2, तो 5x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक, बटे एक, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5, सॉरी यहाँ 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 2 भी है, 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4, तो 4/5, मतलब x/y क्या है, 4/5, मतलब x और y जो था वो 4 से क्या हो गया, 5, 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, मतलब प्राइस जो था वो 4 से 5 हो गया, इसका मतलब पहले प्राइस 4 था, अब 5 हो गया, है ना। तो पहले प्राइस 4 था, 5 हो गया, कितना बढ़ा, एक बढ़ गया, किस पे बढ़ा, 4 पे बढ़ेगा इंटू, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 25% की वृद्धि आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा दूध की कीमत 25% बढ़ जाती है और वैशाली ने दूध की खपत को 25% कम कर दिया, तो कह रहा खर्चा पर क्या असर पड़ेगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखो भाई, ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर। ठीक, तो प्राइस जो था 25% बढ़ गया, 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब प्राइस जो था वो 4 से क्या हो गया, 5 हो गया, और कंजप्शन भी क्या हो गया, 25% कम हो गया, 25% कम हो गया, 25% कम हो गया, क्या मतलब होता है 1/4 वो भी माइनस, तो कंजप्शन जो था वो 4 से 3 हो गया, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, इनका मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा 15, मतलब एक्सपेंडिचर हो जाएगा 16 से 15, कितना कम हुआ, एक किस पे, 16 इंटू 1/16 की वैल्यू होती है -6 सही 1/4%, -6 सही 1/4%, मतलब माइनस लग रहा है तो डिक्रीज होगा, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, इतना डिक्रीज हो जाएगा। अब खुद बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 1/4 का मतलब होता है 1/4 को जब तुम भाग दोगे तो 0.25 आएगा कि नहीं आएगा, तो कहोगे हाँ, तो 6.25% की कमी हो जाएगी, 6.25% की कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, ठीक। 58 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा चावल की कीमत 20% कमी आ गई, तो एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता था, उसी पैसे से वो अब कितने किलो चावल खरीद सकता है, ध्यान देना।
तो प्राइस जो था ना, मैंने बताया था उसी पैसे से मतलब आपका अमाउंट जो है ना, अमाउंट वो सेम है। और जब अमाउंट सेम होता है तो प्राइस का उल्टा कौन होता है, क्वांटिटी। अब ध्यान देना, 20% कमी आ गई तो 20% का मतलब होता है 1/5, और कमी आ गई मतलब माइनस, मतलब प्राइस जो था वो 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। और अमाउंट सेम रखना है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, 4 से 5 हो जाएगी। मतलब क्वांटिटी पहले वो 4 खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 5। कितना ज़्यादा खरीद रहा है। अब देखो, कह रहा है एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो का चावल खरीदता था। अच्छा, हम लोग के हिसाब से पहले कितना खरीदता था, 4, जबकि दिया क्या है 160, तो 4 की वैल्यू 160 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 160। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। कह रहा है कि उसी पैसे में अब वो कितने किलो चावल खरीद सकता है, तो अब कितना खरीद रहा है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट, 1 यूनिट 40 है तो 5 यूनिट क्या हो जाएगी, 40 गुणे 5 मतलब 2। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर समझ में आया। 59 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, 59 देखते हैं। कह रहा दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। बिल्कुल सेम सवाल है, आप ही को करना है, ये सेम सवाल है, आप करिएगा इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, सॉरी 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। बिल्कुल टाइप नंबर 10 का ये सवाल है, टाइप नंबर 10 का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल। टाइप 10 ही चल रहा है अभी, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 60 देखते हैं। कह रहा जब चावल की कीमत 10% कमी आ गई तो एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपये में खरीद सकता है। कह रहा फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल होते हैं इस टाइप के सवाल, और पक्का आते हैं एक सवाल। तो देखो भैया, 10 पहले यहाँ प्राइस लिखते हैं। प्राइस क्या होगी, 10% कमी आ गई, 10% का मतलब होता है 1/10, तो कमी आ गई मतलब माइनस, मतलब प्राइस जो था वो 10 से क्या हो गया, 9। अब मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे क्वांटिटी क्या होती है, सेम है, 270 रुपये में खरीदना है, मतलब सॉरी, यहाँ पे जो अमाउंट है वो सेम है, 270 रुपये में खरीदना है, तो अमाउंट सेम है, तो जब अमाउंट सेम होता है तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 9 से 10। भाई 270 रुपये में खरीदना है आपको, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो पहले 9 खरीद रहा था, अब 10 खरीद रहा है, क्वांटिटी चावल की, चीनी की, जिसकी बात हो, तो कितना बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया। अब ध्यान, जब चीनी की कीमत में 10% कमी आ गई तो एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। हम लोग के हिसाब से देखो, हम लोग कितना पहले 9 खरीद रहे थे, अब 10 खरीद रहे हैं, तो कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं, एक, एक खरीद रहे हैं, सवाल में भी एक दिया है, 1 किलो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 किलो, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 किलो, मतलब पहले वो 9 किलो खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है, 10। कह रहा है कि फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य बताइए, प्रति किलो चीनी का मूल्य। देखो, प्रति किलो चीनी का मूल्य मतलब ओरिजिनल प्राइस बताना। कभी भी यहाँ पे दो चीज़ पूछ सकते हैं, आपसे पूछेगा ओरिजिनल प्राइस बताओ, मतलब जो मूल प्राइस था वो बताओ, या आपसे ये पूछ सकता है, आपसे पूछेगा ओरिजिनल प्राइस बताओ, या तो आपसे पूछेगा कि इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड प्राइस। तो आपसे ओरिजिनल प्राइस भी पूछ सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज प्राइस भी पूछ सकता है, ध्यान देना। कह रहा है ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो ओरिजिनल प्राइस बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अमाउंट कितना है, अमाउंट, अमाउंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा, तभी तो रेट निकलेगा। ओरिजिनल प्राइस का मतलब होता है मुझे रेट निकालना, ओरिजिनल रेट निकालना। तो रेट कैसे निकलता है, जब अमाउंट में मैं क्वांटिटी को डिवाइड कर दूंगा तो रेट आ जाएगा। तो अमाउंट कितना था आपके पास, 270, और कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे पहले, 9, तो घटा, जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 30 किलो, 30 रुपये पर किलो, 30 रुपीज़ पर केजी। ये इसका आ गया ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस कितना आया, 30 समझ में आया। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, ठीक है। और इस टाइप के सवाल आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखेंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 61, बिल्कुल सेम सवाल है। सर यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 2 किलो चावल, 2 किलो अधिक चावल 360 रुपये में खरीद सकता है। कह रहा है चावल का मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात कर। तो दोनों चीज़ पूछ ली गई है। देखो प्राइस क्या हो गया, प्राइस कह रहा है प्राइस जो है वो 20% कम हो जाता है। 20% कमी का मतलब होता है 1/5, और कमी मतलब माइनस, मतलब प्राइस उसका पहले 5 था, फिर एक कम हो गया, कितना हो गया, 4, ठीक। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, देखो अमाउंट ही सेम है, अमाउंट सेम होता है तो क्वांटिटी प्राइस की उल्टा हो जाती है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी।
कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। हम लोग हिसाब से देखो पहले क्वांटिटी 4 थी, अब 5 हो गए, कितना बढ़ गया, 1। लेकिन सवाल में दिया गया 1 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 किलो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 किलो, 2 kg। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 kg। मतलब पहले वो 8 kg खरीदता था, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 kg। अब वो 10 kg खरीदेगा। कह रहा है चावल का मूल्य, मतलब ओरिजिनल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस बताइए, मतलब दोनों प्राइस निकालना। तो मुझे पहले निकालता हूँ ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल प्राइस निकालते हैं, पहले अमाउंट लिखो और उसमें ओरिजिनल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। अमाउंट कितना मिला, 360, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 8। जब डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 45। तो किस ऑप्शन में पहला 45 है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर। अगर आपसे पूछ ले प्रेजेंट प्राइस बताओ, क्या पूछ ले, प्रेजेंट प्राइस। प्रेजेंट प्राइस भी तो पूछ सकता है। ठीक, तो प्रेजेंट प्राइस पूछे तो फॉर्मूला तो वही होगा ना, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। बस आपको प्रेजेंट पे ध्यान देना है। देखो पहले, अब आप, आपके पास कितने हैं, 360 रुपये हैं। लेकिन अब आप कितने किलो खरीद रहे हो, 10 किलो। तो 10 से भाग करो, तो भाग कर दो कि कितना आ जाएगा, 36 प्रेजेंट प्राइस आ जाएगा। तो देखो यही ऑप्शन है ना, 45 और 36, 45 और 36। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है गेहूँ की कीमत में 30% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति 6 किलो कम गेहूँ 260 रुपये में खरीद सकता है। तो कह रहा है गेहूँ के पुराने और नए मूल्य प्रति किलो का पता लगाएं। बहुत ही आसान सवाल है। देखो भाई यहाँ प्राइस लिखो, ठीक। और कह रहा है कीमत 30% से बढ़ गई। 30% का मतलब होता है 3/10 बढ़ गई। प्राइस पहले 10 था, फिर क्या हो गया, 3 बढ़ गया, 13 हो गया। तो देखो भैया अमाउंट तो सेम है ना, आपके पास 2600 रुपये ही आपको मिले हैं। जब भी 100 रुपये ही मिले हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 13 से 10 हो जाएगी। ठीक, तो भैया देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले वो 13 क्वांटिटी खरीदता था, मतलब यूज करता था। अब 10 यूज कर रहा है, तो कितने कमी कर रहा थी, हम लोग हिसाब से 3 कर रहा है, लेकिन सवाल में कितना दिया, 6। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में, 6 दी गई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 1 यूनिट 2 है, तो पहले 13 यूनिट यूज करता था, तो कितना, 26 किलो यूज। अब 10 किलो यूज करता है, मतलब 20 किलो यूज। समझ में आया? तो देखो क्या कह रहा है, गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति किलो का पता लगाइए। अगर मुझे पुराने मूल्य निकालना है, तो पुराना मूल्य कैसे निकालते हैं, अमाउंट लिखो, अमाउंट में क्वांटिटी का डिवाइड कर दो। तो अमाउंट कितना है भाई, 2600, 2600 लिखो। और क्वांटिटी कितना, 26 किलो, 26 किलो से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 100। किस ऑप्शन में 100 पहले है, तो ऑप्शन नंबर। अगर मुझे प्रेजेंट का निकालना है, तो अमाउंट लिखो 2600, और अब कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हो, तो 20, 20 से डिवाइड कर दो, तो 0 0 गया, इसको काटोगे 130। तो किस ऑप्शन में 100 130 है, तो ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। ये देखते क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 जो है ना, और ये 64, ये दोनों सेम है। ये सवाल आप करोगे, क्योंकि कंसेप्ट तो आपको पता ही चल गया है। टाइप नंबर 10 पे आधारित है। अभी जैसे पिछले सवाल कराए थे, ये दोनों सवाल बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे आधारित है। तो ये आपके समझ लीजिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, 63 और 64 आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल सेम सवाल है, कोई भी इसमें एक क्वेश्चन भी अलग नहीं है, सेम सवाल। ठीक, अब आते हैं 65। 65 पे आते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 स्टार्ट होता है, जो कि जनसंख्या पे आधारित है। कैसी है, जनसंख्या पे। ठीक, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11, इसका नाम भी है, इसका नाम क्या है, जनसंख्या पर आधारित। ठीक, चलिए। करें, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि वो प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो कह रहा है 2 साल बाद शहर की आबादी क्या हो। ध्यान देना भाई, जब भी ऐसे सवाल है ना, तो यहाँ पे लिखो। देखो अभी जनसंख्या कितनी है, 25,000, पहले 25,000 थी। फिर कह रहा है वो 10% की दर से बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है। 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। बढ़ रही मतलब प्लस, बढ़ रही 10% की दर से बढ़ रही है। और कितने साल तक बढ़ रही है, 2 साल तक। मतलब ये जो रेट है ना, 10 से 11, 10 से 11, ये 2 बार प्रोसेस आएगा। क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, अगर 3 साल की बात होगी तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 बार आएगा। यहाँ पे देखो कह रहा है पहले साल भी 10% बढ़ गई, दूसरे साल भी 10% बढ़ गई। तो पहले साल भी 10% बढ़ गई, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10/11।
इधर भी 10 से 11। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 2 साल की बात हो रही है तो 2 बार करेंगे, यहाँ 2 2 जीरो गए। इसका मल्टीप्लाई करोगे 121 गुणे 250, मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा 5, ये 0, ये 6, और यहाँ हो जाएगा 242, हो जाएगा 5203, और यहाँ पे 0। तो 30,250 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया? अगर यही प्रोसेस 3 बार होता तो यहाँ पे 3 बार ये प्रोसेस करते, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, चलिए देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यही सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, यदि 16 से ही 2/3% की दर से बढ़ रही है तो कह रहा है 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी। ध्यान देना भाई, जनसंख्या कितनी है, 36,000 है, और 16 से ही 2/3% की दर से बढ़ रही है। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, 1/6 से बढ़ रही है। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए निकालना। तो यही बताया था 1/6 2 साल के लिए बनाएंगे, 2 साल के लिए करना है तो 2 बार प्रोसेस करेंगे। तो पहले साल के लिए देखो 6 से क्या हो गई 7, फिर दूसरे साल के लिए 6 से क्या हो गई 7। तो ये 6 6 36, इसको काट देगा, या 1,000 बचेगा सिर्फ। और 7 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 49, 49 में 1,000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 49,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया? बहुत ईजी सवाल है, इसमें कोई सी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 12,000 नहीं 1,26,800 है। एक कस्बे की जनसंख्या जो है, एक टाउन की जनसंख्या जो है वो 1,26,800 है। पहले वर्ष 15% बढ़ा, दूसरे वर्ष 20% बढ़ा। कह रहा है 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो भैया, पहले जनसंख्या कितनी थी, 1,26,800। कह रहा पहले साल 15% बढ़ गया। 15% का मतलब होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। मतलब पहले साल क्या हुआ, 20 से 23 हो गया। दूसरे साल क्या हुआ, 20% की कमी हो गई। ये पहले साल का काम है। दूसरे साल क्या हुआ, 20% कम हो गया। 20% कम का मतलब होता है 1/5। मतलब 5 से क्या हो गया, 1 कम हो गया, 4 हो गया। अब देखो कह रहा है 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या हो गया। भाई 2 वर्ष के अंत में यही है, ठीक। अगर मैं इस 20 और 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो 100 आ जाएगा, 100 से 2 जीरो खत्म। तो बच्चा क्या, 12 68, यहाँ आ जाएगा 92, इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 2 दूनी 4, 1 5, और यहाँ पे 2। 9 से करोगे 9 8 72, 54, और 7 61, 18, और 8 24, और 9 एकम 9 1 4, क्या आ जाएगा 6 5 6 6 1 1। तो भैया कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1,16,656, 1,16,656, 1,16,656, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो आपके लिए जितने साल के लिए पूछे, आप 10 साल के लिए पूछे, 10 के लिए 10 बार प्रोसेस कर दें। समझ में आया? चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 68। करें कस्बे की जनसंख्या 15,000 थी, पहले वर्ष इतने परसेंट, दूसरे वर्ष इतने परसेंट, तीसरे वर्ष इतने परसेंट बढ़ गई। कह रहा है तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या, बिल्कुल बताया था ना, 3 बार यहाँ आ गया। तो शहर की जनसंख्या कितनी थी, 15,000 थी। पहले वर्ष क्या हुआ, पहले वर्ष फर्स्ट ईयर क्या हुआ कि 12.5% से बढ़ गई। 12.5% का मतलब होता है 1/8, बढ़ गई मतलब प्लस। मतलब पहले साल क्या हुआ, जनसंख्या क्या होगी, 8 से 9 हो गई, 8 से 9। सेकेंड ईयर की बात करूँ तो 11 से ही 1/9% बढ़ गई। 11 से 1/9% कितना होता है, 1/9, मतलब क्या हो गया, 9 से 10 हो गया। तीसरे साल क्या हुआ, तीसरे साल 20% से बढ़ गई। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब क्या हो गया, 5 से हो गया 6। समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 3 साल के अंत में आपकी जनसंख्या मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो भाई ये 9 है तो 9 से 9 कट जाएगा, दूसरे पेन का यूज करता हूँ। देखो ये 9 है, ये 9 से 9 कट जाएगा, ये 5 इसको काट देगा कितनी बार, 3,000, ठीक। 3,000 बार हो जाएगा। ये 2 से काटोगे तो 3 बार, 2 से काटोगे तो 4 बार, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5, 2 से काटोगे तो ये 2, और ये इससे काट दोगे क्या आ जाएगा, 1500।
और 1500 का मल्टीप्लाई तुम 15 में कर दोगे, सही किया कि नहीं। यहाँ बचा 1500 और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 15, तो हो जाएगा 225 और डबल जी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन डी, नन ऑफ डीज, कहीं नहीं है ना, तो नन ऑफ डीज। समझ में आया। तो सवाल आसान होते हैं इसमें, ठीक है, और यही कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। सर यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो कह रहा 3 साल पहले की आबादी क्या थी। बिल्कुल अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वही टाइप है। लेकिन इसमें क्या पूछ लिया गया है, इसमें पहले की जनसंख्या पूछ ली है। अभी तक मैं जितने भी सवाल कर रहा हूँ जिसमें पहले की जनसंख्या दी रही थी अभी की पूछते थे। देखो ये इसमें भी पहले की दी है, इसमें भी देखो पहले की जनसंख्या दी थी, इसमें भी पहले की जनसंख्या दी थी, इसमें भी पहले की जनसंख्या दी थी। तो मैंने अभी तक जितने भी सवाल किए हैं उसमें पहले की जनसंख्या दी रहती थी और अभी की पूछ लेते थे। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, अभी की जनसंख्या हमें पता है, हमें 3 साल पहले की निकालनी है जनसंख्या, यहाँ वाली निकालनी, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 3 साल पहले पूछे, जितना पूछना है पूछ ले, हमें कंसेप्ट पता है, हम लोग दिक्कत नहीं करेंगे। कह रहे यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है, तो कह रहा है वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो कह रहा है 3 साल पहले की जनसंख्या, मान लो 3 साल पहले की जनसंख्या एक्स है, ठीक। और हर साल कितनी वृद्धि हो रही, 4%। तो 4% आप जानते हो कितना होता है, 4% की वैल्यू होती है 1/25। मतलब पहले साल क्या हुआ, 25 से 26 हुआ, फिर दूसरे साल क्या हुआ, 25 से 26 हुआ, 3 साल तक करना है। और फिर तीसरे साल क्या हुआ, 25 से 26। जब पहले वाले जनसंख्या में ये 3 साल की वृद्धि कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 17,500। तो जब इसको सॉल्व करोगे, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 676, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 26, इसको काटोगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो बचेगा क्या, x बराबर बचेगा 25 × 25 × 25, और इसका मतलब 25 का क्यूब। अब आप जानते हो 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625, 15,625, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। समझ में आया। तो सवाल बहुत ही आसान था, मैं इस सवाल को देखकर ही आंसर लगा देता, क्योंकि मुझे ये वैल्यू याद रटी हुई है, ठीक। कि मुझे मालूम है कि ये 26 का क्यूब होता है 17,576, ठीक है। तो ये 26 का क्यूब है, तो आंसर किसका आएगा, 25 का क्यूब आएगा। समझ में आया। 70 देखते हैं। अब देखो ये वही टाइप है, टाइप वही है, बस आप पूछ क्या रहे हैं, आप रेट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, रेट। तो इसको चाहे रेट पूछ रहे हैं, तो इसको आप अलग टाइप मान सकते हो, टाइप नंबर 12 मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेट पूछ रहे हैं, रेट पे ध्यान देना होगा, टाइप 12, ठीक। अब हम लोग टाइप 12 पढ़ रहे हैं कि इसका करने का तरीका अलग होगा। कह रहे एक कारखाने में खिलौनों का उत्पादन 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर 25,600 हो गया। कह रहा है प्रति वर्ष वृद्धि की दर। देखो कह रहा है पहले खिलौने कितने बनाए जाते थे, 19,600, अब कितने बनाए जा रहे हैं, 25,600, और कह रहा 2 साल में बनाए जा रहे हैं। तो कह रहा रेट बताओ। समझ में आ रहा, पहले खिलौने 19,600 बनाए जाते थे, अब कितने बनाए जा रहे हैं, 25,600, ठीक है। और कह रहा है 2 साल में बनाए जा रहे हैं, तो क्या रेट बताओ। तो जब भी सवाल ऐसा आए ना आपके पास, तो इसको समझ लीजिए क्या इसे करना है। तो जब भी आपका सवाल आए तो ये क्या होता है, ये होता है नंबर, ये क्या होता है, नंबर, ये नंबर का रेशियो दिया होता है। इसको पहले रेशियो में बदल लो, क्या कर लो, रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो में बदल लो, मतलब काट पीट डालो। तो देखो 2 जीरो गए, गए कि नहीं गए, यहाँ बचेगा 196 और यहाँ बचेगा 256। अब आपको यहाँ पे रुकना है, आपको क्यों रुकना है, देखो 196 मुझे पता है ये 14 का स्क्वायर होता है, और 256 पता है ये 16 का स्क्वायर होता है। कटेगा अभी भी, ये कटेगा अभी भी, उससे भी हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर ये पता चल गया कि 14 का स्क्वायर होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है, तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। अब देखो, अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको देखना है कि टाइम कितना मिला है। अगर आपको टाइम 2 साल मिला है, 2 वर्ष मिला है, तो इनका मैं क्या लूँगा, अंडर रूट, मतलब इनका रूट ले लूँगा। अगर मुझे टाइम 3 साल मिलेगा तो इसका मैं क्यूब रूट ले लूँगा। समझ में आया? अगर मुझे 2 साल मिलेगा तो अंडर रूट, अगर मैं
3 साल मिल जाएगा तो क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना मिला, 2 साल मिला। अब इनका रूट ले लो, क्या ले लो, रूट। तो इनका मैं रूट लूँगा, इसका भी रूट लूँगा और इसका भी रूट लूँगा। तो जब मैं इसका रूट लूँगा तो ये क्या आएगा, 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है। और इसका रूट लूँगा तो क्या आएगा, 16। तो रूट लेने के बाद ये रूट लेने के बाद जो आ जाता है ना, ये रेट आ जाता है। क्या आ जाता है, रेट। मतलब 1 साल में जो वृद्धि होती है वो आ जाता है। ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान दूँ तो देखो यहाँ पे इसको काट सकता हूँ, तो काटूंगा तो ये 7 हो जाएगा, ये काटूंगा तो 8 हो जाएगा। तो देखो रेट क्या हो गया, 7 से 8 हो गया। रेट क्या हो गया, 7 से 8 हो गया। रेट क्या हो गया, 7 से 8 हो गया। कितना बढ़ गया, 1। किस पे बढ़ा, 7। तो आपको पता होगा 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर, समझ में आया कैसे किया मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पे बहुत चीज़ डिपेंड होती है, टाइम। ठीक। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है। ठीक, टाइप 12 चल रहा है, याद रखना। टाइप कौन सा चल रहा है, 12, क्योंकि इसमें मुझे निकालना है रेट। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 1 वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो जाती है। कह रहा है प्रतिशत वृद्धि की दर बताए। तो जनसंख्या थी वो पहले 40 लाख थी, अब कितनी हो गई, 44 लाख। और टाइम कितना, 1 साल। ध्यान देना, 1 साल में जो चीज़ होती है ना वही रेट होती है। 1 साल के अंदर जो चीज़ होती है वो रेट होती है। अगर यहाँ देता 2 साल, क्या देता, 2 साल में क्या लेता, अंडर रूट। अगर देता 3 साल, 3 साल तो मैं क्या करता, क्यूब रूट लेता। समझ में आया। लेकिन 1 साल में जो होता है वो क्या होता है, रेट होता है। तो बस सॉल्व कर लो भाई। देखो इसको पहले काट दो, इनका रेशियो ले लो। ये 40 है, ये क्या है, 44 है। तो काटो, 4 से काटोगे 10 बार, 4 से काटोगे 11 बार। तो ये रेट आ गया। ये क्या आ गया, रेट। 1 साल में जो चीज़ होती है वही रेट होती है। तो रेट देखो 10 से 11 हो गया, कितना बढ़ा, 1। किस पे बढ़ा, 10 पे इंटू। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, उम्मीद करता आपको आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, 72 है, 72। कह रहा 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 थी। 2007 में जनसंख्या बढ़कर 1331 हो गई। कह रहा प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ता है। ध्यान देना, ये है 2004 की बात और यहाँ हो गया 2007। तो 2004 में जनसंख्या कितनी थी, 1000 थी। अब कितनी हो गई, 1331। तो मैंने बताया था देखो, ये जो जनसंख्या दी होती है ये नंबर दी होती है। क्या दी होते हैं, नंबर। और फिर यहाँ नंबर दिए होते हैं तो पहले इनको काटा जाता है, इनका रेशियो बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, रेशियो। तो रेशियो बनाओगे तो यहाँ कटेगा पिटेगा तो है नहीं। लेकिन एक चीज़ जब आप इन नंबर को देखो ना, एक चीज़ ऑब्जर्व कर लोगे। क्या ऑब्जर्व करोगे, कहोगे ये 1000 है, ये 10 का क्यूब लग रहा है। और ये जो है 1331, ये 11 का क्यूब लग रहा है। ये चीज़ ऑब्जर्व कर लोगे। ठीक है। आगे देखो, अब देखो 2004 से 2007 तक मुझे जाना है तो कितने साल लग जाएंगे, 3 साल। टाइम यहाँ कितना है, टाइम है 3 साल। टाइम कितना है, 3 साल। मतलब जो टाइम होता है ना वही हम लोग यहाँ लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 2 साल होता तो मैं अंडर रूट लेता। 3 साल है तो मैं क्या लूँगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट इसका लूँगा और क्यूब रूट इसका लूँगा। तो जब मैं इसका क्यूब रूट लूँगा तो क्यूब रूट लेने से क्या होता है कि 1 साल में आ जाएंगे तीनों। ये 3 साल की वैल्यू थी, 1 साल की वैल्यू आ जाएगी। तो जब किसका क्यूब रूट लूँगा तो ये मुझे मालूम है 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का, तो यहाँ 10 आ जाएगा। और 1331 किसका होता है, 11 का, तो ये। और ये आ जाएगा आपका रेट। क्या जाएगा, रेट। 1 साल की जो वैल्यू होती है, 1 साल पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो 1 साल की जो वैल्यू होती है क्या होती है, रेट होती है। तो रेट कितना बढ़ गया, 10 से 11 हो गया। मतलब एक बढ़ा, किस पे बढ़ा, 10 पे बढ़ा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 72। 72 हो गया। अब आते हैं 73 पे। 73 पे आते हैं। तो देखो भाई 73 सवाल, ये थोड़ा अलग सवाल है। हाँ, ये यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 13। ट्री टाइप का सवाल है, टाइप नंबर 13। और ये इस टाइप का नाम भी है, ट्री। ट्री टाइप के सवाल होते हैं, ट्री बेस्ड क्वेश्चन। इसमें ट्री बनानी पड़ती है। समझ में आया। तो ट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक, टाइप नंबर 13। तो टाइप नंबर 13 देखो 73 में स्टार्ट है।
कर एक दुकानदार के पास तार की लंबाई निश्चित लंबाई थी, 10% तार चोरी हो गई, शेष का 70% बेच दिया गया। तो कह रहा तार की मूल लंबाई ज्ञात करो यदि 180 मीटर अभी बचा। ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल है, ट्री बेस्ड सवाल है, देखो इतनी इतनी चोरी हो गई, फिर उसके बाद जो शेष बचा था उसका इतना चोरा हो गया, मतलब ये शब्द बहुत आएंगे, शेष, तो समझ जाना ट्री बेस्ड सवाल। कैसे करेंगे, देखो फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती थी, तार की निश्चित लंबाई होती थी मतलब कुछ तार होता था उसके पास। 10% तार क्या हो गई, चोरी हो गई। अच्छा 10% तार चोरी हो गई, तो जो बचा हुआ उसके बाद वो जो बचा है उसको शेष कहते हैं। शेष का 70% बेच दिया। तो तार की मूल लंबाई ज्ञात करो जब 810 मीटर अभी भी बचा, तो 810 मीटर अभी भी उसके पास बचा। ध्यान देना, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करो, मान लो तार की टोटल लंबाई 100x, क्या मान लो 100x टोटल लंबाई, तार की टोटल लंबाई क्या है 100x। कह रहा है तार की टोटल लंबाई क्या थी 100x थी माना, और इसमें 10% तार चोरी हो गई, तो इसका 10% तार चोरी हो गया, तो 100x का 10% निकालोगे, 10% क्या होता है 1/10, तो 10% जब निकालोगे तो क्या आएगा 10x, तो इसका 10x क्या हो गया, चोरी हो गया। अब खुद बताओ 100 में 10 चोरी हो गया तो कितना बचा होगा 90x, बचा होगा कि नहीं 90x, आप लोग हाँ ठीक 90x बचा होगा, ठीक भाई, इतनी तो समझ में आ गई, 90x बचा। आगे देखते हैं, 90x बचा होगा। अब कह रहा है जो शेष बचा है उसका 70% बेच दिया गया, शेष का 70% बेच दिया गया, तो खुद बताओ 90x है, इसका 70% की बात करूँ तो 7/10, 0 कटोगे तो क्या आएगा 63x, तो 90x जो बचा था उसका 63x बेच दिया गया, ये बेच दिया गया, तो 90 में से 63 बेच दिया गया, तो कितना बचा होगा 27x, कितना उसके पास अब बचा होगा 20 बेचने के बाद। तो कह रहा है तार की मूल लंबाई ज्ञात करो यदि 810 मीटर अभी भी बचा है, तो भाई देखो हम लोग के हिसाब से कितना बचा है 27x, 27x बचा है, जबकि सवाल में कितना बचा है 810, तो 27x की वैल्यू कितनी है 810 है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 30। तो कह रहा है तार की मूल लंबाई बताओ, तो x की वैल्यू 30 है, तार की मूल लंबाई क्या मानी थी 100x, तो 100 गुणे 30, 100 गुणा 30 करोगे तो 3000, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, ठीक। ये था इसका ट्री बेस, देखो मैंने बताया ना ट्री बन गया, तो जब भी सवाल आ जाए और ट्री बेस सवाल होते हैं, इनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, इसका दूसरा मेथड भी है डायरेक्ट करने का, लेकिन वो तब लगाना जब आपको बहुत ज़्यादा इसमें महारत हासिल हो जाए। ठीक है, टाइप 13 चल रहा है, याद रखना टाइप 13 चल रहा है। देखिए मान लीजिए तार की टोटल लंबाई से सवाल कभी भी आए तो इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए तार की टोटल लंबाई एक्स है, ठीक, 10% तार चोरी हो गया, 10% तार चोरी हो गया तो कितना बचा होगा 90%। भाई खुद बताओ 10% इसमें चोरी हो गया तो कितना बचा होगा 90%, 100% होता है तो 10 चोरी हो गया तो 90% बचा होगा कि नहीं, 90% की वैल्यू होती है 9/10, ये चोरी के बाद का, ये तार की पूरी लंबाई है, चोरी होने के बाद ये लंबाई आ जाएगी, फिर जो बचा था मतलब ये चोरी होने के बाद इसका 70% बेच दिया गया, जो ये बचा है इसका 70% बेच दिया गया, तो 70% बेच दिया गया तो कितना बचा होगा 30%, तो 30%, भाई देखो आपको ऐसे ही निकालना है, इसका 70% बेच दिया गया, 100% पे हर चीज़ होती है, 70% बेच दिया गया होगा तो कितना बचा होगा 30%, तो 30% का मतलब होता है 3/10, तो इतना बचा होगा बेचने के बाद, तो बेचने के बाद इतना बचा होगा, जो कि वैल्यू कितने सवाल में कितना दिया, बेचने के बाद कितना बढ़ता है 810, तो 810 यहाँ पे जब सॉल्व करोगे 27 इसको काट देगा 30 बार, यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 गुणे 100 करोगे तो 3000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 74, चलिए भाई 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 जो है ना ये अलग टाइप है, टाइप नंबर 14, टाइप नंबर 14। देखिए इस टाइप का भी सवाल आगे मुझे लग रहा दिए होंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत होंगे, ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये टाइप नंबर 13 था जो ट्री बेस्ड था, और ये टाइप नंबर 14 है, टाइप नंबर 14। अब इस टाइप का भी नाम है, इस टाइप का नाम होता है वेन डायग्राम, मतलब इस टाइप के सवाल में क्या बनता है वेन डायग्राम,
इस टाइप का नाम है वेन डायग्राम। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक, तरह एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, शेष की अच्छा ये इसी टाइप का है, ठीक है ये वेन डायग्राम वाला नहीं है, ये इसी टाइप का है, लेकिन वेन डायग्राम वाले सवाल भी ऐसे होते हैं, ठीक है। इसी टाइप का सवाल है। अभी कौन सा चल रहा है, टाइप 13 ही चल रहा है, क्योंकि मैंने सवाल पढ़ा, पता चल गया, ठीक। लेकिन जब वेन डायग्राम वाला सवाल कराऊंगा ना, तो वो भी इसी टाइप के होंगे। ये टाइप 13 ही है, ठीक है, आपको ध्यान देना वही मुझे लगा इस पर सवाल ज़्यादा दिए नहीं। करेक्ट, पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, शेष की 50% अंग्रेजी में, शेष की 30% फ्रेंच में, बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में। कह रहा पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या। ध्यान दें, जब भी ऐसा सवाल आए तो उसको ट्री बेस पे ना करके एक ही लाइन में लिखा करो। मान लीजिए पुस्तकों की टोटल संख्या कितनी थी, एक्स थी। पुस्तकों की टोटल संख्या कितनी थी पुस्तकालय में, टोटल संख्या कितनी थी पुस्तकों की, एक्स थी। कह रहा 20% हिंदी थी। कह रहा लाइब्रेरी में जो 20% क्या थी, हिंदी थी। 20% हिंदी थी, ठीक। तो शेष कितनी होंगी भाई, 20% हिंदी थी तो शेष कितनी होंगी, 80%। 80% क्या होंगी, बची होंगी। तो भाई टोटल मान लो लाइब्रेरी में एक्स बुक्स थी, जिसमें 20% हिंदी थी, तो बची कितनी होंगी, 80%। 80% का मतलब होता है 4/5। ये हिंदी को छोड़ कर जो आता है। उसके बाद कह रहा है शेष की 50% अंग्रेजी में, शेष ये बचा हुआ जो था, शेष की 50% अंग्रेजी में तो 50% अंग्रेजी, इसकी 50% अंग्रेजी में थी, तो बचा क्या होगा, 50%। शेष बचा होगा, 50% का मतलब होता है 1/2। इतना शेष बचा, यहाँ तक हो गया। फिर जो शेष बचा है ना, इसका 30% फ्रेंच में थी। इस जी तो बचा है, इसका 30% फ्रेंच में थी। 30% फ्रेंच में थी, मतलब बचा कितना होगा, 70%। 70% का मतलब होता है 7/10। ये अब इतना बचा है, तो कह रहा है उसके पास हम लोग के हिसाब से इतना बचा है, जबकि सवाल में कितना दिया है, 63। तो इतनी की वैल्यू कितनी है, 63। सॉल्व कर लो। 7 से काटोगे तो ये 900, 2 से काटोगे तो ये 2, इससे काटोगे तो ये 5। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900 गुणे 25, मतलब आ जाएगा 225 डबल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 75। बिल्कुल सेम टाइप सवाल है, सेम टाइप के। कर एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ थोक विक्रेता को बेच दिया, और उसने 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया, और खुदरा विक्रेता ने इसे 28% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। फिर निर्माता के लिए माल की लागत मूल्य का पता लगाया यदि ग्राहक ने उसे 9600 रुपये दिए। तो देखिए कितना लंबा सवाल है, लेकिन ये कौन सा टाइप है, वही टाइप है, टाइप 13। ठीक, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया। मान लीजिए निर्माता ने, मान लीजिए माल की लागत मूल्य क्या थी, एक्स। लागत मूल्य एक्स थी, जिसने बनाया उसने एक्स रुपए में बनाया था। तरह उसने अपने माल को 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया। 25% लाभ, 25% लाभ पर बेच दिया। 25% लाभ का मतलब होता है 1/4 लाभ। इसको कितने में बेच देगा, 5/4, है ना। फिर उसने ये थोक विक्रेता को बेच दिया। फिर उसने 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया। 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो इसको किस पे बेच दिया होगा, 6/5। ये खुदरा विक्रेता, और खुदरा विक्रेता ने 28% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। 28% लाभ पर मतलब 128/, ये ग्राहक के पास, मतलब देखो निर्माता से फिर थोक विक्रेता, थोक विक्रेता से फिर खुदरा विक्रेता, खुदरा विक्रेता के पास फिर ग्राहक के पास गया, और ग्राहक ने इसके लिए कितने रुपए दिए, 96। सॉल्व कर लो, खत्म हो गया। 5 से 5 उड़ा दो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ तो और मजा आएगी। 5 से 5 उड़ा दो, उड़ा दिया, ठीक। फिर यहाँ क्या करो, 2 से उड़ाओ, ये 2 से उड़ाओ 3, ये इससे उड़ा दो 3200, ठीक। 32 से उड़ा दोगे ये 4 बार, 32 से उड़ाओगे ये 100 बार, और ये इससे उड़ा दोगे 2 बार, और ये इससे उड़ा दोगे 50, ठीक। और देखो यहाँ पर 50, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50, और ये 100 बच गया था इंटू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5,000, सॉरी 5,000, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। समझ में आया? तो बिल्कुल उसी टाइप पे सवाल था, ठीक है, उसी टाइप पे सवाल था कि सीरीज में बेचा जा रहा है, देखो इधर से उधर, इसके फिर उसके, यही होता है सवाल। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 76।
76 देखते हैं। कह रहा एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, फिर 20% कमी हुई। कह रहा संख्या में कुल वृद्धि या कमी के प्रतिशत को क्या था। मान लीजिए संख्या पहले थी x, ठीक है नहीं। कह रहा पहले 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो पहले 40% की वृद्धि हुई, तो 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5। तो भैया इससे मल्टीप्लाई करोगे 7/5 वृद्धि होगी ना। फिर क्या 25% की कमी हुई, तो 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई करें। फिर 15% की वृद्धि हुई, 15% का मतलब होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, और वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा 23/20 से मल्टीप्लाई करें। और फिर कह रहा 20% की कमी हुई, तो 20% का मतलब होता है 1/5, कमी का मतलब होता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4। ठीक। तो भैया अब अगर कट रहा है तो काट लो ऊपर नीचे, कट रहा है तो काट दो। देखो ये 4 से 4 गया, गया कि नहीं गया, आप लोग यहाँ चला गया। ठीक। ऊपर क्या बचा होगा, ऊपर बचा होगा 23 और 21, 23 का गुणा 21 में करो तो हो जाएगा 23 × 46, ये हो जाएगा 384। ऊपर बच रहा है 483, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 500। ठीक। तो मतलब x x मान लो चाहे कुछ भी मान लो, इसका मतलब ये हुआ पहले संख्या कितनी थी, मैंने बताया था ना सॉल्व करने के बाद जो आता है, तो पहले संख्या कितनी थी, 500, ये पहले। फिर बढ़ाने घटाने के बाद जो संख्या बची वो कितनी बची, 483। तो देखो संख्या 500 से क्या हो गई, 483 हो गई। कितने की कमी हुई, 17। किस पे हो गई, 500। ऐसे तो निकालते हैं, तो दो दो जीरो गए, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3.4% की क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखो कमी हो रही है, 17 जो आया है ये माइनस का है, मतलब कमी हो रही है। ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्वेश्चन करेंगे तो ये नया टाइप आ जाएगा। यहाँ से टाइप स्टार्ट होता है, टाइप नंबर 14, टाइप नंबर 14 यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आते हैं ऐसे सवाल। तो जितने भी मैं सवाल करा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये आते हुए हैं। ठीक, करना इसको ध्यान से। करेक्ट, गांव की जनसंख्या 96 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। तो कह रहा है गाँव की जनसंख्या इतनी हो गई। कह रहा है वृद्धि से पहले गाँव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ध्यान देना बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है गाँव की जनसंख्या थी वो पहले 9600, वृद्धि के बाद कितनी हो गई, 10,272। अगर मैं तुमसे पूछूं कितनी बढ़ गई है तो क्या बताओगे, 600। तो जो गाँव की जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 672। अब ये 672 मतलब क्या है, इसमें पुरुष भी बड़े होंगे, मेल भी बड़े होंगे, और फीमेल भी बड़े होंगे। समझ में आ रहा है, इसमें मेल भी बड़े होंगे, फीमेल भी बड़े होंगे, ध्यान देना। ये पहले सबसे पहले निकाले। अब देखो अब सवाल पे, अब देखो क्या कह रहा है सवाल, पढ़ो। कह रहे गाँव की जनसंख्या 9600 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई। कह रहा है इसमें मेल भी बढ़े होंगे, फीमेल भी बढ़े होंगे। देखो इसमें मेल भी, ये 9600 जो है इसमें मेल और फीमेल होंगे। तो मेल कितने बढ़े, मेल की बात करूँ तो मेल है 8% बढ़े और फीमेल 5%। तो जब भी सवाल ऐसा है ना कि मेल भी बढ़ रहे हैं फीमेल भी बढ़ रहे हैं, जब भी सवाल ऐसा है तो आपको देखो ये परसेंटेज से खेलना है। किससे खेलना है, परसेंटेज से। क्योंकि यहाँ पे मेल 8% बढ़े हैं, फीमेल 5% बढ़े हैं, इसका मतलब समझे। ये 8% जो ज़्यादा वाला होता है ना उसको ऐसे लिखना है कि इसमें 5% भी आ जाए। मतलब 8% को मैं ऐसे लिखूंगा कि इसमें 5% भी आ जाए। तो 8% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5% प्लस 3% लिख सकता हूँ कि नहीं। अब देखो आप ध्यान से देखोगे ये लिखने का, ये ऐसा लिखा क्यों, ऐसा इसलिए लिखा कि देखो ये 5% यहाँ पे भी वृद्धि हुई है और 5% यहाँ पे भी वृद्धि हुई है। मतलब मुझे ये पता चल जाएगा कि जो 5% है ये दोनों में वृद्धि हुई है। तो दोनों की वृद्धि में निकाल लूँगा और इसमें घटा दूँगा। जो टोटल वृद्धि हुई है ना, तो दोनों की वृद्धि निकाल के इसमें घटा दूंगा। तो जो एक्स्ट्रा बचेगा ना, एक्स्ट्रा घटाने के बाद, दोनों की वृद्धि जो घटाने के बाद जो बचेगा वो किसके पास एक्स्ट्रा परसेंटेज है, तो कहोगे मेल के पास, तो मेल की संख्या आ जाएगी। समझ में आया। तो देखो 9600 का मुझे क्या निकालना है,
5%। जब मैं 5% 9600 का निकालूंगा, इसमें बढ़ रहा है तो कितना आ जाएगा 480। तो 480 देखो दोनों में बढ़ा है, मेल में भी बढ़ा है फीमेल में, दोनों को मिला के 480 बढ़ा है। तो 672 में 672 टोटल वृद्धि हुई, इसमें 480 दोनों में जो कॉमन है वो हटा देंगे तो यहाँ 2 बचेगा या 9 बचेगा, 1 बचेगा। तो ये 192 क्या बचा, ये एक्स्ट्रा बची है। तो कॉमन वाली वृद्धि जो हुई है मेल और फीमेल में, उसको घटा देंगे तो एक्स्ट्रा बच रही है। एक्स्ट्रा कितनी बच रही है 192। अब खुद बताओ इन दोनों को देखो, एक्स्ट्रा वृद्धि कहाँ हुई है, एक्स्ट्रा वृद्धि कहाँ हुई है, कहोगे एक्स्ट्रा वृद्धि सर यहाँ हुई है 3% की मेल में। तो भैया ये एक्स्ट्रा वृद्धि हम लोग के हिसाब से 3% हुई है, जबकि सवाल में कितना दिया है, हम लोग ने कितना निकाला है 192। 1% की वृद्धि की कितनी हो जाएगी, 1% की वृद्धि हो जाएगी 64। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 64। तो भैया देखो ये 6400 100% पे ही पूरा चीज़ आती है। तो 6400 जानते हो क्या है, ये एक्स्ट्रा वृद्धि किस पे आई है, मेल पे आई है। तो 6400 किसकी है, मेल की वैल्यू आ गई। भाई 9600 में 6400 मेल है तो 3200 क्या होंगे, फीमेल होंगे। तो ये पूछ रहा था कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, पुरुषों की संख्या कितनी थी 6400। उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा कि सवाल करने का तरीका, ठीक है। अगर आया समझ में तो आप इसको नहीं आया तो इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। और आ गया है तो आप ये अगला वाला सवाल पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद मेरा वीडियो सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ 78 आपको करना है, ये 78 सवाल करना है। कह रहा है एक गाँव की आबादी जो थी 10,000 थी। कह रहा है पुरुषों की संख्या 5% बढ़ गई, महिला की संख्या 6% बढ़ गई। कह रहा है जनसंख्या क्या होगी 10,540। कह रहा है कितनी महिला है, ध्यान दें भैया 10,000 जनसंख्या थी, 10,000 से कितनी होगी 10,540 वृद्धि की बात, तो कितनी बढ़ गई 540। ये टोटल वृद्धि, इसमें कुछ मेल भी बढ़े होंगे और कुछ फीमेल भी बढ़े होंगे, जैसे कि मैंने पिछले वाले सवाल में कराया था। अब ध्यान देना, ये 10,000 पे हम लोग फोकस करेंगे। अब सवाल पे आएंगे, ठीक है, ध्यान देना। कह रहा इसमें मेल भी बढ़े होंगे, इसमें मेल होंगे कुछ और कुछ क्या होंगे, फीमेल होंगे। तो मेल के तो कितना बढ़े 5% और फीमेल कितना बढ़े 6%। तो मैंने बताया था ये परसेंटेज जो होता है इनको ऐसे लिखा जाता है कि सबसे बड़ा वाला परसेंटेज देखिए, उसको ऐसा लिखिए कि इसमें छोटा वाला परसेंटेज भी कवर हो जाए। तो 6% को मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसे 5% आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा 5% प्लस 1%। तो देखो 5% कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कहोगे हाँ आ तो रहा है कॉमन। तो मुझे क्या करना है, इसका 5% निकालना है। तो 10,000 का मैं क्या निकाल लूँगा 5%। तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा 500। ये 500 जो है ना, ये 500 ये कॉमन वृद्धि हुई है, जो मेल और फीमेल को मिलाकर कॉमन वृद्धि नहीं हुई 5%, 5%, ये कॉमन वृद्धि हुई है। तो कॉमन वृद्धि मैंने हटा ली, तो 540 तो टोटल वृद्धि हुई है। 540 में अगर मैं 500 घटा दूँ तो क्या बचेगा 40। तो ये जो 40 बचा है ये एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है, एक्स्ट्रा वृद्धि। तो एक्स्ट्रा वृद्धि कहाँ हुई है, देखो यहाँ पे हुई है, फीमेल में हुई है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो भैया जो 100% टोटल वैल्यू होती है, 100% टोटल वृद्धि होती है, और ये कहाँ पे एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है फीमेल में, तो फीमेल की संख्या बता देती है। तो ये 4,000 फीमेल है, 10,000 में 4,000 फीमेल है तो 6,000 क्या होंगी मेल होंगी, 6,000। कह रहा है बताओ महिलाएं कितनी थी, महिलाएं कितनी थी 4,000। तो ऑप्शन नंबर समझ में आया? बहुत ही बढ़िया सवाल होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो सवाल है ना, ये क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 80, ये बिल्कुल सेम टाइप पे हैं। ये टाइप नंबर जो हमने 14 बताया था, जो पिछले सवाल कराए थे, देखो ये दोनों सवाल जो कराए इसी टाइप पे डिपेंड है। अब आप कंसेप्ट जान गए हैं, अगर आप सीख गए हैं तो इनको आप खुद से लगाइए, ठीक है, खुद से लगाइए क्योंकि प्रैक्टिस भी आपको करना है, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, करें एक शहर में 800 पुरुष और 750 महिलाएं, यदि पुरुषों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है और कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है, तो कह रहा है महिला जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ेगा, महिला जनसंख्या का क्या प्रभाव, ठीक। अब ध्यान देना, ये सवाल कभी भी आ जाए ना, ऐसे सवाल कह रहे हैं एक संख्या में 800 पुरुष हैं 750 महिलाएं हैं, कह रहा है पुरुषों में 40% वृद्धि हुई है, कुल जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई, तो कह रहा है महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देना बहुत ही आसान सवाल। देखो यहाँ लिखो मेल
यहाँ लिखो फीमेल। इसको आप टाइप नंबर 15 मान सकते हो। ठीक, टाइप नंबर 15। तो मेल और फीमेल मिलकर ही क्या बन जाता है, टोटल पॉपुलेशन बन जाती है, टोटल जनसंख्या। अब देखो पुरुष कितने थे 800 और महिलाएं कितनी थी 750, तो टोटल क्या हो जाएगा 1550। हो जाएगा कि नहीं, आप कहोगे हाँ हो जाएगा, 1550 हो जाएगा। ठीक है भाई, हो गया। आगे देखते हैं। कह रहा है एक शहर में 800 पुरुष हैं, ठीक है, 750 महिलाएं, ठीक है। यदि पुरुष की संख्या में 40% की वृद्धि हुई, पुरुष की संख्या, भाई पुरुष कितने थे 800, 800 में 40% वृद्धि हुई है, 40% निकाल देता हूँ, 40/100 जब निकालूंगा क्या आ जाएगा 320। मतलब पुरुष को कितने से बढ़ा दिया गया, 320 से बढ़ा दिया। ठीक। और कह रहा है कुल जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई, इसमें 10% की वृद्धि हुई। 1550 का मुझे क्या निकालना है 10%। सही कह रहा हूँ। कह रहा है कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। 10% का मतलब होता है, इसको काटोगे ये दो दो जीरो चला जाएगा, क्या बचेगा 150। तो भाई देखो पुरुष में 320 की वृद्धि हुई है और टोटल 155 लोग बढ़े हैं, तो मतलब महिला में क्या होगी, कमी हुई होगी। भाई देखो 320 यहाँ बढ़ गया है और टोटल वृद्धि 155 हुई है, यहाँ कुछ ना कुछ तो कमी हुई होगी। ये देख लेते कमी कितनी हुई है, तो यहाँ पे 320 में क्या करना है 155 घटा दो। तो देखो जब घटा दोगे यहाँ बचेगा 45, 145, 145, 165, क्या बचा होगा 165। मतलब ये कमी हुई है, ये क्या हुई है कमी। भाई तभी तो 155 लोग बढ़ेंगे, समझ में आया? तो कह रहा महिला जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई महिला जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान दो। कितनी कमी हुई है 165, किस पे हुई है 750 इंटू। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ 5 से काटूंगा तो ये 33 बार, 5 से काटूंगा तो ये 5 से काटूंगा तो 150, 3 से काटूंगा तो ये 11 बार, 3 से काटूंगा तो ये 50, 50 से इसको उड़ा दूंगा तो 2 बार, तो 11 दूनी 22, तो 22% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया, 22% की कमी। समझ में आया, ये सवाल समझ में आया। देखो भैया अगर मैं बात करूँ इसको यहाँ समझना, टोटल कितने बढ़े हैं 155 बढ़े हैं, टोटल 155 बढ़े हैं, टोटल 155 बढ़ने चाहिए मेल और फीमेल को मिला के, लेकिन मेल ही 350 बढ़ गए। इसका मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि फीमेल का कम हुए होंगे, बड़े थोड़े होंगे, कम हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। कर एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या, तो यहाँ पे मेल लिखो और यहाँ फीमेल लिखो। तो मेल है 800 और फीमेल है 600, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी 1400, टोटल पॉपुलेशन। कह रहा पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है, पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। तो भैया देखो 800 का 30% निकाल लो, तो 800 का जब 30% निकालोगे क्या आएगा 240, तो पुरुष कितने से बढ़ गए 240। ठीक। और कह रहा कुल जनसंख्या 24% वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या में 1400 का 24% निकालो, 1400 का 24% निकालोगे तो 24 का गुणा 14 में करोगे तो 96 इंटू 24, तो 633, तो 336 टोटल बढ़े। तो देखो टोटल कितने बढ़े 336, जबकि पुरुष कितने बढ़ गए 240, तो महिलाएं कितनी बढ़ी होंगी, नहीं महिलाएं कितनी बढ़ी होंगी खुद बताओ। 336 में जब मैं 240 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 96, तो इसका मतलब ये है कि 96 महिलाएं बढ़ी होंगी, तभी तो 336 आएगा। मतलब उनको जोड़ के मुझे इतना बनाना होता है, यहाँ पे तो जोड़ रह ही नहीं रहा था क्योंकि कम था तो घटाया गया। तो कह रहा महिलाओं की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, महिलाएं कितनी बढ़ी हैं 96 किस पे 600, जब इसको दो दो जीरो काट दोगे क्या आएगा 16% की वृद्धि है, यहाँ वृद्धि हुई है ना 16% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सॉरी वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। समझ में। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 83, 80। ठीक। हम्म
ये 83 जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये कैसा सवाल है? इंपॉर्टेंट सवाल। पढ़ते हैं। करें, कस्बे की कुल जनसंख्या 60,000। एक कस्बे की कुल जनसंख्या 60,000 है। यदि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में 16% और 6% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि होगी। तो कह रहा है वृद्धि के बाद पुरुष और महिला की जनसंख्या थी, वृद्धि के बाद पुरुष और महिला की जनसंख्या। ध्यान देना, देखो इस सवाल को करते हैं। चलिए करते हैं। देखो 6,000 जनसंख्या थी, कितनी थी? 6,000। बिल्कुल वही सवाल है, इस टाइप का सवाल है, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। बता दूं ये इस टाइप का सवाल है, इस टाइप का है ना, जो मैंने आपको दिया ये इस टाइप का सवाल है। एक थोड़ा लैंग्वेज चेंज है लेकिन उसी टाइप का सवाल है। 6,000 जनसंख्या 60,000 जनसंख्या थी, ठीक। कह रहा है पुरुष, इसमें मेल भी बढ़े हैं और फीमेल भी बढ़े हैं। तो मेल की बात करें तो मेल कितने बढ़े हैं? 16%। और फीमेल फीमेल की बात करें तो फीमेल कितना बढ़े? 6%। और कह रहा है कुल जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई। मतलब अगर मैं 60,000 की बात करूँ तो 10% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है 6,000 क्या हो जाएगा टोटल वृद्धि। 6,000 टोटल वृद्धि हो जाएगी। इसमें मेल भी बड़े होंगे, फीमेल भी बड़े होंगे, ठीक। उसी तरह अब देखो मैंने बताया था जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो मुझे परसेंटेज से खेलना हो। मुझे परसेंटेज को ऐसा अरेंज करना होता है जिसमें छोटा वाला परसेंटेज भी आ जाए। तो 16% में क्या लिख सकता हूँ? 6% प्लस 10% लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना 6% दोनों में कॉमन आ रहा है तो क्यों मैं इसका 6% निकाल दूँ? मुझे 60,000 का कितना निकालना है? 6% निकालना। तो जब 60,000 का 6% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 3600। ये कॉमन वृद्धि है, मतलब जो मेल और फीमेल दोनों में वृद्धि हुई है कॉमन वृद्धि है। तो 60,000 में सॉरी 6,000 में मैं 3600 जब घटाऊंगा क्या बचेगा? 24। तो 2400 ये क्या आता था? ये एक्स्ट्रा आता था। क्या आता था? एक्स्ट्रा। अब खुद बताओ एक्स्ट्रा कहाँ पे है? तो कहोगे एक्स्ट्रा भैया मेल के पास है 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 24। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24। तो भैया 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 24,000 आ गई। 24,000 आ गई 100% की वैल्यू, ठीक। तो 24,000 क्या हो गया? ये मेल हो गए। तो 24,000 मेल हो गए तो 36,000 क्या हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगे। 36,000 फीमेल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? 24,000 मेल हैं, 36,000 क्या हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये पता चल गया कि मेल और फीमेल कितने हैं। तो मेल है 24,000 और फीमेल 36,000। अब देखो कह रहा है वृद्धि के बाद पुरुष और महिला की जनसंख्या बताइए। अच्छा खुद बताओ, अगर मुझे मेल निकालना है वृद्धि के बाद, भाई मेल कितने हैं? 24,000। और मेल में कितनी वृद्धि हुई है? 16%। तो 16/100 कर दो। तो दो दो जीरो काटोगे, जब इसमें 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 144 इंटू 24, तो क्या हो जाएगा? 4830। तो भाई देखो 24,000 तो है ये, और इसमें मेल और बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे? 3,840। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 27,840 ये मेल बढ़ जाएंगे। ऐसे मैं फीमेल भी निकाल सकता हूँ। फीमेल मुझे निकालना है तो फीमेल भी मैं निकाल सकता हूँ। फीमेल के भाई फीमेल कितने हैं? 36,000। 36,000 है। 36,000 फीमेल कितना बढ़े? 6% बढ़े हैं। तो 6% इसका निकाल लो। 6% जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 216 जीरो। मतलब 36,000 तो थे, 2,160 और बढ़ गया है तो क्या हो जाएगा? 38,100। ये मेल बढ़ गए, ये फीमेल बढ़ गए। मेल और फीमेल बढ़ने के बाद ये उनकी क्या आ गई है? वैल्यू आ गई। देखो किसी ऑप्शन में दिया नहीं दिया, तो एक ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर। समझ में है? तो ये टाइप का था थोड़ा, मतलब यहाँ पे हम लोग पिछले सवाल में क्या करते थे? सिर्फ इतना निकाल देते थे। अब उन्होंने क्या किया है? उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। मतलब क्या कर दिया है कि अब उनकी बढ़ी हुई वैल्यू पूछ ली गई। तो बढ़ी हुई वैल्यू पूछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर ये दोनों पता चल गए हैं तो आप बढ़ी हुई क्या कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, करे गांव में 40% आबादी महिला है, 70% महिला और 50% पुरुष विवाहित है। तो कह रहा गाँव में अविवाहित मतलब अनमैरिड आबादी का प्रतिशत बताइए। ध्यान देना, मान लेते हैं 100% क्या है? टोटल जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, ठीक। ये कोई टाइप नहीं है। कह रहा है इसमें से 60% क्या है? 40% क्या है? 40% है फीमेल,
40% फीमेल है, तो 60% जाहिर सी बात है 60% क्या होंगे, मेल होंगे, है ना। 40% फीमेल है तो 60% मेल होंगे, या 40x भी मान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देखो क्या हो रहा है, कह रहा 70% महिला और 50% पुरुष मैरिड है। भाई इसका मैं 70% निकालूंगा, 40 का मैं 70% निकालूंगा, जानते हो कितना आएगा, आएगा 28। तो इसमें 28 लोग की शादी हो गई, ये शादीशुदा मैरिड है। 40 में 28 लोग शादीशुदा हैं, तो 12 लोग क्या होंगे, अनमैरिड, ये शादीशुदा नहीं। अब देखो 50% पुरुष विवाहित है, तो भाई देखो 60 का अगर मैं 50% निकालूंगा, 50% तो कितना आएगा, 30। तो भैया इसमें 30 लोग की शादी हो चुकी है, तो 30 लोग क्या होंगे, जो शादीशुदा नहीं। तो कह रहा गांव में अविवाहित आबादी का प्रतिशत बताइए, अविवाहित आबादी का प्रतिशत। दो भाई देखो कितने लोग शादी नहीं करेंगे, देखो पुरुष की बात करें तो 30% लोग शादी नहीं करेंगे, और महिला की बात करें तो 12% शादी नहीं करेंगे, टोटल 42% लोग शादी नहीं करेंगे। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं इसे करना। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 85। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 85 से स्टार्ट होता है, जो मैं बता रहा था, ये यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 15, टाइप नंबर 15। और ये सवाल होते हैं वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम वाले सवाल हैं जो कि परसेंटेज में बनते हैं। टाइप नंबर 15 समझ में आया। तो टाइप नंबर 15 किस पे है, वेन डायग्राम पे, वेन डायग्राम पे सवाल है, ठीक। चलिए भाई इनको भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछे जाते हैं ये, ठीक। चलिए कह रहे एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में और 60% छात्र गणित में और दोनों 20% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो कह रहा दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र असफल। पहले यहाँ मैं इसका कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप कंसेप्ट जान जाओगे ना तो सवाल कर लो, ध्यान देना। इसी सवाल को मैं लेके आऊँगा। देखो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट कह रहा है, एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में, तो एक सर्कल बना दो विज्ञान का, ये सर्कल बना दिया विज्ञान, ये बना दिया विज्ञान, देखो सर्कल ही गायब हो गया, एक सर्कल बना दिया विज्ञान, और एक सर्कल बना दिया गणित का, और दोनों ऐसे बना दिए, ये गणित का और वो विज्ञान। अब देखो सवाल क्या कहते हैं, पर एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में और 60% छात्र गणित में और 20% दोनों में पास हो जाते हैं, पास। तो जब भी देखो यहाँ पे देखा करो कॉमन क्या है, कॉमन, तो कॉमन दोनों में कितने लोग पास हो रहे हैं, 20%। तो 20% कॉमन ये है, देखो ये पूरा विज्ञान का सर्कल है, ये पूरा गणित का सर्कल है, और ये जो सर्कल है ना ये कॉमन है, मतलब वो ये इसमें वे छात्र आएंगे जो विज्ञान में भी पास हुए, गणित में भी पास हुए, पास की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है ये 20% है, और जबकि विज्ञान में कितने लोग पास हुए हैं, 55%, और गणित में 60%, ठीक। तो कह रहा दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, दोनों विषयों में कितने छात्र फेल हुए। अब ध्यान देना, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकालूंगा पास परसेंटेज, क्या निकालूंगा, पास परसेंटेज। पास परसेंटेज कैसे निकलता है, पास परसेंटेज का मतलब होता है कि कितने लोग पास हुए, चाहे वो एक विषय में पास हुए, चाहे वो दूसरे विषय में पास हुए, चाहे वो दोनों विषय में पास हुए, चाहे वो पहले विषय में पास हुए तो भी पास होंगे, चाहे वो दूसरे विषय में पास हुए तो भी पास होंगे, चाहे वो दोनों विषय में पास हुए तो भी पास होंगे। तो ये पास परसेंटेज निकालते कैसे, ध्यान देना। पास परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, देखो ये जो सर्कल है ना, कह रहा है 55% लोग विज्ञान में पास हुए, विज्ञान में पास हुए मतलब होता है कि ये सर्कल है, मतलब इसमें 55% छात्र पास हुए, 55% छात्र में वे भी छात्र आ जाएंगे जो गणित में पास हुए। मुझे क्या करना है, सिर्फ विज्ञान में कितने लोग पास हुए कैसे निकालना है, तो मुझे क्या करना है, इस पूरे सर्कल में इतना घटा देना। तो 55 में जब 20 घटाऊंगा तो ये इतना बच जाएगा, तो 20 पर घटाऊंगा तो क्या आएगा, 35%। ये 35% जो है ना ये सिर्फ विज्ञान में पास हुए। अब देखो गणित में टोटल 60% पास हुए, इसमें से ये भी शामिल हो गए, तो इनको मुझे सिर्फ इतना निकालना, केवल गणित में पास हो। तो 60 में जब 20 घटा दूंगा क्या आएगा, 40%, और ये टोटल 20%। तो यहाँ से अब इनको जोड़ दोगे ना, इनको जब तुम जोड़ लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 5% जाएगा। तो 35 20 55 55 40 95, तो 95% छात्र ऐसे हैं जो या तो विज्ञान में पास हुए हैं, या तो गणित में पास हुए, या तो दोनों में पास हुए, ठीक। तो मुझे फेल परसेंटेज निकालना है, तो फेल आप जानते हो 100% पूरा फेल होता है। अगर 55 लोग 100 में से 95% लोग पास हो गए तो कितने बचे, 100 माइनस 95,
तो 5% लोग हुए हैं जो फेल हुए होंगे। और ये फेल जो आता है ना, ये दोनों विषय में आता है, दोनों में फेल हुए हैं। क्योंकि अगर एक में भी पास हो गए ना तो वो पास हो जाएगा, एक में भी पास हुए तो वो पास पास में आ जाएगा ना, पास काउंट में आ जाएगा। ठीक समझे? तो दोनों फेल हुए। यहाँ से जब 100 में घटाते हैं तो 5% जो फेल आता है ना वो दोनों विषय में फेल होते हैं। ये पूछ रहा दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए? 5% लोग इसका राइट आंसर है। समझ में? तो जब 100 में घटाओगे तो जो वैल्यू आती है, जैसे ये 5% की वैल्यू है, तो जब 100 में घटाओगे तो वो फेल की आएगी। अगर मान लो ये फेल वाली होती तो 100 में घटाते तो क्या 5% जाता, लेकिन दोनों विषय में पास। समझ में? उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। नहीं ये समझ में आया तो फिर से क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कह रहे एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में फेल होते हैं, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में, ठीक, और 45% रीजनिंग में फेल होते हैं। यदि दोनों में इतने फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र होते हैं? मैंने बताया था जब भी ऐसा सवाल है 2 सर्कल बनाओ, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये सर्कल है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र मतलब था इकोनॉमिक्स, और ये सर्कल किसका है? ये है रीजनिंग का, और ये बोथ का है। तो कह रहा है देखो 35% अर्थशास्त्र, 45% रीजनिंग में, और 20% दोनों। तो मैंने बताया था हमें क्या निकालना है? फेल परसेंटेज निकालना है। किसका निकालना है? फेल परसेंटेज, चाहे वो इकोनॉमिक्स में फेल हो, चाहे वो रीजनिंग में फेल हो, चाहे दोनों में फेल हो। तो कैसे निकालते हैं? देखो ये 35% फेल हुए हैं, अगर मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स में निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 35 में 20 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15%। 15% सिर्फ इकोनॉमिक्स में फेल हुए। अब 45 में 20 घटा दूँ क्या आएगा? 25%। 25% सिर्फ रीजनिंग में फेल हुए। यहाँ से अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो टोटल फेल परसेंटेज आ जाएगा। तो 15, 25, 40, 40, 20, 60, तो 60% लोग फेल हुए। 60% लोग फेल परसेंटेज है, मतलब चाहे वो इकोनॉमिक्स में फेल हुए होंगे, चाहे वो रीजनिंग में फेल हुए, चाहे वो दोनों में फेल। अब मुझे क्या करना है? मुझे अगर पास परसेंटेज निकालना है, पास परसेंटेज, तो पास परसेंटेज के लिए मुझे 100 में घटाना पड़ेगा 60, तो क्या आ जाएगा? 40। ये 40% जो वैल्यू आई है ना, ये दोनों में पास होंगे, ये छात्र वे होंगे जो दोनों में पास होंगे। तो 40 ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप 100 में घटाते हैं ना तो जो वैल्यू आती है वो दोनों में पास की आती है, क्योंकि ये फेल फेल की वैल्यू है। तो फेल फेल की वैल्यू है, तो जब 100 में जब घटाओगे फेल फेल तो क्या आ जाएगा? पास आ जाएगा। लेकिन ये पास जो आएगा वो दोनों में आएगा। जैसे ये पास पास की होती तो जब 100 में पास घटाओगे तो क्या आएगा? फेल आएगा। लेकिन ये फेल जो आएगा वो दोनों में आएगा। समझ में आया? ये चीज़ मैं घटाने या बताना चाह रहा था। ठीक, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 87। कह रहे एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है और 60% व्यक्तियों को कॉफ़ी पसंद है, और दोनों 45% को पसंद है, दोनों 45। तो कह रहा है फिर कम से कम एक पे पसंद करने वाले व्यक्तियों को पूछ सकते हैं। जो सेम सवाल है, वेन डायग्राम वाला सवाल है। एक बनाओ चाय का, एक बनाओ कॉफ़ी का। तो चाय वाला ये है और कॉफ़ी वाला ये, और ये दोनों वाले। तो 55% जो है वो चाय पसंद है और 60% लोग को कॉफ़ी पसंद है, और दोनों 45%। अब ध्यान देना, कह रहा है फिर कम से कम एक पे पसंद करने वाले व्यक्ति को पसंद, मतलब पसंद है, लाइक, लाइक परसेंटेज निकालना है, लाइक परसेंटेज पसंद का निकालना है। तो परसेंटेज मैंने बताया था, देखो 55 में जब 45 घटाओ, ये पसंद पसंद वाला है, 55 में 45 घटाओ क्या आएगा? 10%, और 60 में 45 घटाओ क्या आएगा? 15%। जब इनको जोड़ दूंगा ना क्या आ जाएगा? 70%। ये 70% ऐसे हैं जिनको या तो चाय पसंद है, या तो कॉफ़ी पसंद है, या तो दोनों पसंद है। तो यही पूछा गया था कितने लोगों को कम से कम एक चीज़ पसंद है, तो 70। अगर पूछता ना पसंद बताओ, ना पसंद वाला, अब डिसलाइक वाले बताओ, डिसलाइक परसेंटेज बताओ, तो डिसलाइक बताने के लिए 100 में घटा देते, कितना था? 30%। तो 30% में वे लोग आ जाते हैं जो जिनको दोनों नहीं पसंद है, दोनों नहीं पसंद, ना तो चाय पसंद ना कॉफ़ी पसंद। समझ में आ रहा? तो देखो यहाँ पास पास भी हो सकता है, फेल फेल भी हो सकता है। यहाँ पे वेन डायग्राम सवाल है, कंसेप्ट समझिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे पसंद का पूछ लिया तो पसंद भी हो सकता है। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, सर एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों पसंद करते हैं तो कह रहा है सदस्यों की कुल संख्या बढ़े। ध्यान दें, तो जब भी ऐसा सवाल है ना, ये वाला सवाल, देखो इसमें दोनों जो पसंद है वो परसेंटेज में नहीं दिया गया, दोनों पसंद परसेंटेज में नहीं दिया गया। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना
जब दोनों परसेंटेज में ना दिया हो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको किससे कर सकते हैं? डायरेक्ट। कंसेप्ट वही है पर डायरेक्ट कर सकते हैं। 55 को और 64 को जोड़ दो, 55 64 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 119%। 119% आ जाएगा। और आप जानते हो 100% से वैल्यू कोई ज़्यादा होती नहीं। तो जब 119 में आप 100% घटा दोगे तो क्या बचेगा? 19%। 19% ये एक्स्ट्रा है, और आप जानते हो एक्स्ट्रा कहाँ पे आता है? बोथ में आता है। 19% बोथ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से बोथ की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, जो कि कितनी दी है? 380। 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 20 आ जाएगी, और 100% की निकालूँ क्या आ जाएगी? 2। तो टोटल अगर मैं सदस्यों की बात करूँ तो कितना आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में आया? फिर से देखो सेम सवाल है, ठीक है। सेम सवाल है, और मैं चाहता हूँ आप इसको खुद से ट्राई मारे, ठीक। देखो, कर एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, और 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, और 25% दोनों में फेल हुए। अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं तो कह रहा है परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए। परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या ध्यान देना। तो मैंने बताया था, देखो यहाँ पे ये पास की बात हो रही है, यहाँ पे ये भी पास की बात हो रही है, और यहाँ पे जो नंबर दिया है वो भी क्या है? दोनों के पास का दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? डायरेक्ट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए ये चीज़ दी गई है, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन में नहीं लेना। 75 60 135%। 135% में क्या आ गया? देखो 135%, देखो 100% से कितना ज़्यादा है तो 100% घटा दो। 100% से ज़्यादा आ रहा है ना, 100% घटा दो, क्या आएगा? 35। 35% ये बोथ की वैल्यू आ गई, और बोथ की वैल्यू कितनी दी है? 240। 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 240/35। तो भैया जब मैं काटूंगा, सही किया कि नहीं? 35%। थोड़ी सी गलती होगी लग रहा, देखते हैं। फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे 75% विज्ञान में पास हुए, और 60% हिंदी में पास हुए, और 25% दोनों में फेल हो गए। कह रहा 240 छात्रों में दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, ठीक। तो कह रहा है तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए। परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए, ध्यान देना। देखो उसको मैं थोड़ा सा करता हूँ। ये दो सर्कल बनाएंगे, तो ये है विज्ञान वाला, और ये है हिंदी वाला। यहाँ पे देखो ये जो दिया है ना फेल परसेंटेज, बोथ का फेल परसेंटेज दिया है, तो ये 25% जो है वो बोथ का फेल परसेंटेज, ध्यान देना। तो यहाँ फेल की बात करेंगे, देखो बोथ वाला किसमें दिया? फेल परसेंटेज। ये फेल की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो 75 लोग पास हुए हैं। खुद बताओ, विज्ञान में 75 लोग पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 25%। यहाँ लिख दो 25%। और हिंदी में 60% लोग पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 40%। यहाँ लिख दो 40%। भाई फेल 40%। अब यहाँ से निकालो, तो यहाँ से निकल आएगा फेल परसेंटेज, पूरा पूरा फेल परसेंटेज आ जाएगा। तो जब 25 में 25 घटाओगे तो 0 आएगा, 0%। और 40 में से जब 25 घटाओगे कितना आएगा? 15%। जब इसको जोड़ो कितना आएगा? 40। तो ये फेल परसेंटेज आते हैं। फेल परसेंटेज का मतलब है ये 40% लोग ऐसे हैं जो या तो विज्ञान में फेल हुए, या तो हिंदी में फेल हुए, तो दोनों में फेल हुए। अब यहाँ से मुझे अगर मुझे पास परसेंटेज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? पास परसेंटेज निकालने के लिए 100 माइनस 40 कर दूंगा, क्या आ जाएगा? 60%, ठीक। तो इसकी वैल्यू दी है, मतलब ये जो दिया है ना इसका इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो पिछले वाले सवाल में इसका ये नहीं दी गई थी, कॉमन वाली वैल्यू नहीं दी गई थी, तो इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो पहली बार मैंने जब बताया था तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं बताया था, इसका इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है तभी दी गई है, ठीक। ठीक, अब प्रैक्टिस से आपको देखो अंदाजा लग जाएगा, जैसे मेरे को अभी अंदाजा लग गया था, आपको भी अंदाजा लग जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 60% लोग ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए होंगे। जब हम लोग 100 में घटाते हैं ना तो दोनों में पास वाली वैल्यू आती है। तो 60% की वैल्यू कितनी है? 60% की वैल्यू है 240। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। तो 100% पे आप जानते हो टोटल वैल्यू होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 90। अब यहाँ से देखो क्या होता है, यहाँ से एक नया टाइप स्टार्ट होता है।
ठीक, यहाँ से एक नया टाइप स्टार्ट होता है और ये है टाइप नंबर 16। टाइप नंबर 16 स्टार्ट होता है जो कि चुनाव पे आधारित है। किस पे? चुनाव पर। यहाँ से नया टाइप स्टार्ट होता है जो कि किस पे आधारित है? चुनाव पर आधारित है। ठीक, तो चुनाव वाले सवाल है। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वीडियो को ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अभी तक इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? क्वेश्चन 89 कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में, और ये पार्ट सेकंड था, पार्ट सेकंड में मैंने 89 के आसपास क्वेश्चन कवर कर लिए। पार्ट थर्ड जो इसका आएगा परसेंटेज का, उसमें 90 से स्टार्ट करूँगा। और टाइप की बात करूँ तो टाइप 16 से स्टार्ट करूँगा। कौन से स्टार्ट से? टाइप 16 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में प्रॉब्लम भी होती है, नहीं तो मैं 2 घंटे की भी वीडियो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखनी, फर्स्ट सेकंड दोनों देखनी, उसके बाद थर्ड पे जाना। ठीक, और जब भी आप देखिएगा पेन और कॉपी लेके देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ पढ़ लेना अच्छी बात है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेसब भूल जाओगे। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताना है, लास्ट में कमेंट में जरूर करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताइए। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी इसको जरूर बताना है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए, आप देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट